सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम एक चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री का। बीच में थोड़ी सी गैप हो चुकी है सेकंड चैप्टर के लिए, लेकिन सेकंड चैप्टर के भी 3 लेक्चर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। तो चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं चौथा वाला लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट की, थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर तो हो गया, आज का चौथा लेक्चर है, सही है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा इंट्रोडक्शन, किस टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है, कौन सी रहती है, और वो भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। साथ ही साथ एक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसे हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ पिछले लेक्चर में देख लिया। आज हम इस लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली 2 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है पहले के बाद की, मतलब सेकेंड एंड थर्ड, उसे हम बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ डेरिवेशंस है, कुछ रिलेशंस है, उसे भी बहुत सरलता से देखेंगे। तो चलो गाइज, रेडी है? पेन कॉपी लेके रेडी है? और पता है ना, लेक्चर्स देखते देखते लिखना नहीं है, पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर वापस आना है लेक्चर के पास और फिर लिखना है, सही है। नोट्स बनानी है और खुद की नोट्स बनाना बेस्ट है, सही। तो स्टार्ट करें, चलो। देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या? सर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक बता देते तो अच्छा रहता। हाँ बेटा, सही है, यही अप्रोच होना आपका। थोड़ा बेसिक से पढ़िए ताकि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, वो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? सर, हमने आज तक तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, वो पता नहीं क्या है, वो जब पानी उबलता है उस टेम्परेचर पे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हाँ, वो घरेलू नुस्खे है, लेकिन साइंटिफिकली बात कुछ अलग है। साइंटिफिकल लैंग्वेज में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कुछ अलग होता है। क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी। तो देखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोल रहा मैं? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब क्या सर? ऐसा टेम्परेचर जहां वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी इक्वल आएगा। मतलब ऐसा वो टेम्परेचर जहां वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल रहेगा, देन वो टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे हम उस टेम्परेचर को? उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सही है, समझ में आया? क्या है फिर बॉइलिंग पॉइंट? सर, ऐसा टेम्परेचर है जहां वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल रहेगा, तो उस टेम्परेचर, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया? अभी कंसेप्ट भूलना नहीं। अभी कोई बोले बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, पानी उबलता है तो उसे बॉइलिंग पॉइंट, हाँ उसे भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली किसी ने पूछा ना, सीधा बोलना, डेफिनेशन नहीं बोलना रट्टू पोपट जैसे। अरे भैया सुनो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और जो एक्सटर्नल प्रेशर रहता है वो इक्वल रहता है। तो जिस टेम्परेचर पे ये इक्वल रहा, तो वो टेम्परेचर जो होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर एक रहेगा ना। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है, इसीलिए आप बॉइलिंग पॉइंट कहते थे आज तक। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल रहता है, इसीलिए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा भी बता सकते हो गाइस, सही है? बताना कहा, हमें बुक पेपर में ही लिखना है, रियल लाइफ में तो हम यूज़ ही नहीं करते साइंस का, सही है ना। जो पढ़ते तो उसका यूज़ ही नहीं करते, उसका यूज़ करना सीखिए, तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलो, अभी बॉइलिंग पॉइंट देख लिया हमने, सही है। अभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है? ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक चीज समझ लेना, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ी गई, जैसे हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, क्या था? डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखो, मेरा लर्न है, आपका हुआ कि नहीं? पिछले लेक्चर में पढ़ाया, बहुत बड़ी गैप हो गई, इसमें आपने रिविजन करना था ना मेरे भाई, कर लिया रिविजन? परफेक्ट, फिर वो तो अच्छी बात है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट अभी क्या बोलने का मतलब था मेरा? देखो, द डिफरेंस बिटवीन, अभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ेंगे, उसमें भी द डिफरेंस बिटवीन। फिर आगे की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें भी आप देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसका पहला सेंटेंस तो सब इसमें कॉमन है, द डिफरेंस बिटवीन।
अभी वेपर प्रेशर में क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में क्या है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब देखा वेपर प्रेशर में क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ क्या है, यहाँ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कहाँ प्योर सॉल्वेंट पहले है कहाँ सोल्यूशन पहले है, ये देखना। और एक ट्रिक बताओ, सिर्फ एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसमें जो है ना वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, नहीं तो हर इसमें सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन रहता है, ये ध्यान में रखना। सही है। अभी देखो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी जीरो। आपको पता है एक मैंने चार्ट बनाने लगाया था सब सिंबल्स का इस चैप्टर में, तो 2-3 सिंबल्स ऐड कर लीजिए। देखो डेल्टा टीबी का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये जो इतना बड़ा पढ़ा ना हमने, इसके ऊपर से ही आप सब नोटेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई नहीं, पहली बार है मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो डेल्टा टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। या लिखेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सही है। अभी टीबी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो टीबी इसका मतलब हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और टीबी जीरो, क्या टीबी जीरो, देखो क्या आता है टीबी जीरो का, टीबी जीरो दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये कुछ नोटेशंस है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। सही है। तो देखो समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, और सब नोटेशंस एकदम परफेक्ट। ये जो है ना, ये इक्वेशन बहुत काम का है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम का है। आपको न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेगा ना टॉपिक पे, तो ये तो आना ही चाहिए ना इक्वेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं IMP। सही है। अरे कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन लर्न करना है ना, तो सिर्फ इतना इक्वेशन लर्न किया ना, देखो यहाँ पे भी आपने इतना इक्वेशन लर्न किया, कहाँ गया रे, कहाँ गया, हाँ ये देखो इतना इक्वेशन लर्न कर लिया, तो आपको सब जानकारी होती है ना, नोटेशंस आपको याद रहने चाहिए किसे क्या कहते हैं। सही है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो सब काम नोटेशंस का ही है, इसलिए मैंने आपको नोटेशन डिस्क्राइब करके दिया, मतलब लिख के दिए, ताकि आप लिखोगे आपके नोट्स में। अगर मैं ऐसे ही बोल देता कि इसे ये कहते हैं इसे ये कहते हैं, तो आप इतना कोई अटेंटिवली उसे पढ़ते नहीं। सही है ना, समझ में आ गया। फिर लेट्स मूव, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। क्या बोल रहा मैं, रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इसे देख लेते हैं फटाफट क्या है। तो देखो अभी किसी भी चीज़ का रिलेशन निकालना है तो फिजिकली तो नहीं निकालेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। जब तक पानी उबालोगे नहीं बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा, बता दिया एग्जाम्पल सर कैसे क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल से। अरे जब तक पानी नहीं उबालोगे बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा। सही है ना। तो एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी रिलेशन भी बताना पड़ेगा तो एक्सपेरिमेंटली बताना पड़ेगा। तो हम लेक्चर में तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज में कराए जाएंगे, आपको बहुत सरलता से एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे। वो बात अलग है, बहुत से लोग जाते ही नहीं है कॉलेज में, डमी कॉलेज लेके बैठ जाते हैं, तो जैसे जिसकी सोच। तो चलो मैं बताता हूँ आपको रिलेशन। पेपर में क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे क्या लिखना है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली होने वाला है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी।
अभी सर आप बोलोगे सर मोलैलिटी और मोलैरिटी में का एक बार डिफरेंस बता दीजिए। अरे दोस्त, मोलैरिटी मतलब एक अलग चीज़ और मोलैलिटी मतलब एक अलग चीज़। बहुत लोग तो ऐसा बोल देते हैं सर ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो हमने खुद से ही करेक्शन कर दी, टीचर को बोला भी नहीं। ऐसा मत करना। 11वीं में ही पढ़ा है आपने, 11वीं में ही सिलेबस में है, अभी आपने पढ़ा नहीं तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। फिर भी बता देता हूँ, मोलैरिटी को किससे डिनोट किया जाता है, मोलैलिटी को, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आगे के स्लाइड में देने वाला, उसके फॉर्मूलीज क्या है वगैरह वगैरह। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे एक मोलैलिटी और मोलैरिटी देख लेंगे। क्या? मोलैलिटी और मोलैरिटी देख लेंगे। तो चलो सबसे पहले मोलैलिटी किसे कहते हैं देख लेंगे। तो यहाँ देखो मोलैलिटी, MOLELITY, स्पेलिंग पे सब खेल है। मोलैलिटी को डिनोट किया जाता है 2 स्मॉल m से। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इतना ध्यान रखो, अभी फिलहाल में मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो वो भी लिख के दूंगा मैं। यहाँ देखो मोलैरिटी स्पेलिंग पे है, वहाँ LITY है, यहाँ RITY है, उतना ही फर्क है, ज़्यादा कोई तो फर्क नहीं है। कहाँ चला गया रे? हाँ परफेक्ट, आ गए हम। मोलैरिटी सही है, डिनोटेड बाय कैपिटल M, सही है, एकदम परफेक्ट। अभी इतना जान लिया आपने, इसे नोट कर लीजिए। मैं इरेज करता हूँ अभी, और हमारे जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हम रिटर्न आते हैं। ये तो सब बेसिक्स है, मैंने बोला ना आपको बेसिक्स के साथ पढ़ा हुआ दोस्त। कुछ भी रहे, देर लगे चलता है, सिलेबस दिसंबर के पहले ख़त्म करके दूंगा, आपको बोला था। तो देखिए ये भी हो गया मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इसे भी इरेज कर लेता हूँ फटाफट। तो आपने आई होप लिखा होगा ये। तो चलो देखो अभी, तो हमने क्या बोला था, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या बोल रहा मैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने देख लिया मोलैरिटी क्या है और मोलैलिटी क्या है। 1 मिनट पेन नहीं चल रहा था इसलिए थोड़ा टेस्टिंग कर रहा था, तो कोई नहीं। तो देखो डेल्टा TB का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। अभी देखो मैंने अगर आपको बेसिक नहीं बताया होता मोलैलिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी किसे कहते हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाते थे ना, तो इसीलिए बेसिक बताना जरूरी था। तो देखो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अभी कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहा, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन रहा, तो वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना बनता है कि नहीं? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आएगा सर? तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया KB। अब KB को क्या कहते हैं, कैसा क्या इसका रोल है, सब बताएंगे। तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू KB का नाम है बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसे हम पढ़ेंगे आगे। बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, और सीधा सीधा बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। IMP करार दे देता हूँ भाई, सही है। तो देखो इफ m इक्वल्स टू 1, मतलब अगर सॉल्यूशन 1 मोलल है, क्या बोल रहा मैं? सॉल्यूशन अगर 1 मोलल है तो क्या हो जाएगा? इफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल देन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू दी बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सॉरी क्रायोस्कोपिक बोल रहा था, वो तो आगे है। तो बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या? व्हेन द सॉल्यूशन इज 1 मोलल देन, मतलब उसकी मोलैलिटी 1 है, मोलैरिटी नहीं बोला मैंने, मोलैलिटी बोला। तो मोलैलिटी 1 है, तो इसीलिए वो 1 मोलल सोल्यूशन हो गया। और जब 1 मोलल सोल्यूशन हुआ तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB, यही से निकलता है ना। देखो डेल्टा TB KB इंटू 1, मतलब डेल्टा TB इक्वल्स टू KB, सही है कि नहीं? बात समझ में आई? तो देखो 10 बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, देखो E कांस्टेंट है, मैं यहाँ E साइलेंट है, मैं ये इरेज कर देता हूँ और यहाँ फटाक से लिख देता हूँ आपको KB के क्या क्या नाम है, सही है ना? क्योंकि पेपर में आया था पिछले साल, मतलब ये साल अब आप पेपर देंगे, सही है ना? 2023-24 में, 22-23 में पेपर में आया था व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था, यूनिट पूछा था उसका। तो यूनिट भी देखेंगे हम दोनों के,
इस बार बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आने के 100% चांसेस है, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्ट पेपर तो कोई नहीं बता सकता, ऑल इज द प्रेडिक्शन। तो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक इस पेपर में रहेगा बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस चैप्टर में से आएगा मतलब आएगा। तो देखो इसे डब्बा बना लेता हूँ फटाक से और देखते। देखो केबी को क्या कहेंगे, सबसे पहले तो कहेंगे बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब स्पेलिंग कैसा है देख लो। बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का स्पेलिंग आ जाएगा EBULLIOSCOPIC, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे और भी एक चीज से नाम बोला जाता है, एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। ऐसा ना ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल्स जब पूछते हैं तो वैल्यू देते हैं, ऐसा नहीं बोलते इट्स बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज दिस, वो सीधा बोलते हैं इट्स एलिवेशन कांस्टेंट इज दिस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज दिस। तो हमें पता चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो कोई नहीं, देखो बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट समझ में आया। अभी यूनिट ऑफ केबी मतलब यूनिट ऑफ बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखो। सीईटी में, जेई में या तो फिर बोर्ड में एमसीक्यू में 100% क्वेश्चन दिखेगा। इस साल तो 100% दिखेगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। कोई भी शक मत करो, गारंटी में बता ही रहा हूँ कि आने वाला है मतलब आने वाला है। तो देखो केबी क्या है, डेल्टा मतलब केबी इस फॉर्मूले से ये बनाया, मतलब कैसे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम था, तो केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। सही है, ये कुछ बना लिया यहाँ। और फिर डेल्टा टीबी मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट तो किसे, केल्विन या तो फिर सेल्सियस। वैल्यू सेल्सियस में दी हमें न्यूमेरिकल में, तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम केल्विन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए केल्विन स्केल लेंगे। और अगर केल्विन स्केल ली तो यहाँ मोल केजी आएगा, क्यों, मोलैलिटी। अब ये कैसे आया ये बताता अगले स्लाइड में, क्योंकि फॉर्मूला बताएंगे तो फॉर्मूले से तो आप जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं हम, सही है ना। तो देखो ये इरेज कर लेता हूँ, कोई काम नहीं है इसका, मैंने सिर्फ बताया आपको कैसे क्या आया। तो देखो तो ये आ गया, तो इसी को ऊपर करके ये केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज केल्विन केजी मोल इनवर्स। सही है, परफेक्ट, बड़े आगे। तो चलो, तो देखो अभी डेरिवेशन देखना पड़ेगा ना। तो डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या हमने पिछले भी देखा, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया। आज हम देखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। आगे की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एक है कि डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। आज का ये डेरिवेशन समझा कि अगले जो डेरिवेशन हम पढ़ेंगे अगले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें सिर्फ आपको जो नोटेशंस है ना उसे बदलाना पड़ेगा, बाकी तो ऑल एज इट इज लिखना पड़ेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम इजी है। तो समझ लो कैसे क्या करना है। तो देखो डिटरमाइन मोलर मास, सबसे पहले जो रिलेशन हमने पढ़ा अभी उसी को लिखना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से लिखना है, पहले तो आपको पता है मेरी टेक्निक, पहले मैं लिखते लिखते बताता हूँ आपको, फिर वापस आता हूँ स्टार्टिंग से, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको 110% समझ में आए। सही है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ, वी हैव, क्या लिखेंगे यहाँ, वी हैव। एक मिनट गाइस, पेन गया शायद, नहीं ओके पेन आ चुका है वापस। थोड़ा सा सिस्टम पे प्रॉब्लम देती है गाइस, क्योंकि इतनी एडवांस सिस्टम नहीं है, अभी चला रहे हैं काम कैसे, तो भी देखो कोई नहीं, वो तो अलग बात होगी। तो देखो डिटरमाइन मोलर मास, अभी हमारे पास जो रिलेशन है उसे लाइए। तो यहाँ लिखेंगे हम वी हैव डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सही है, ये रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अभी क्या,
अभी एक आपको बेसिक पढ़ाना रहेगा जो कि मोलैलिटी। अभी इस डेरिवेशन को इधर ही स्टॉप करते हैं। सबसे पहले वो बेसिक देखते हैं क्योंकि वो लगने वाला है। अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको याद रहना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे मोलैलिटी। इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है दोस्तों, ये कुछ बेसिक है जो इस डेरिवेशन में लगने वाला है, जो कि मोलैलिटी का फॉर्मूला है। तो देखो मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे हम m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या? अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सही है। m का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम यहां लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई मैनर में यहां लिख सकते हैं हम m इक्वल्स टू n2 अपॉन W2, n2 अपॉन W2, n2 अपॉन W1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, W1। तो अभी ये आ गया। सही है। तो ये आ गया, ये तो इतना तो पता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि W1 जो है वो हमेशा केजी में चाहिए, नहीं तो पूरा जो आपने इतनी मेहनत की वो पूरा पानी में चला जाएगा। W1 अगर ग्राम में रहा ना तो फॉर्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। W1 हमेशा केजी में चाहिए। इसीलिए मैं बहुत से स्टूडेंट को, मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं उनको यही फॉर्मूला रिकमेंड करता हूँ, ये तो बताता भी नहीं हूँ। बिकॉज इस फॉर्मूले को आपको पढ़ने के लिए ना थोड़ी आपकी लेवल आनी चाहिए। उस लेवल आ गई कि हाँ हमें 100% ये पता ही है कि W1 कब आएगा। W1 तो जब तक केजी नहीं रहेगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमें देखना ही पड़ेगा। सही है। तो देखो, तो इसे इरेज ही कर देता हूँ ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं रखेंगे हम। सही है। अब मोलैलिटी देख लिया, अभी सेकंड देख लेंगे हम मोलैरिटी। क्या देखेंगे? मोलैरिटी देखेंगे। क्या है तो मोलैरिटी का कंसेप्ट। तो चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, येलो कलर का था तो रेड ले लेता हूँ वापस। हाँ तो चलो सेकंड है मोलैरिटी। तो यहाँ लिखते हैं मोलैरिटी। स्पेलिंग की शुरुआत आप कैपिटल स्मॉल ये किससे भी कर सकते हो, लेकिन जो नोटेशन आएगा यहाँ, तो नोटेशन तो कैपिटल M यहाँ आएगा। तो इसका क्या है? तो देखो कैपिटल M इक्वल्स टू, पहला तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ भी लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। बात तो सही है, समझ में आ गया। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसी तरह मोलैरिटी मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सही है। दो फॉर्मूले में अपने बहुत 3-4 मिनट वेस्ट कर लिए, वेस्ट नहीं किए, बोलना इन्वेस्ट ही किए। तो कोई नहीं, समझ में आ गया। अभी इसको इरेज करता हूँ फटाफट, इसे नोट कर लीजिए कहीं तो भी, या तो फिर फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप नोट्स बनाओगे तब उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार आंखों के नीचे, भला ही आपको पता है, लेकिन एक बार आंखों के नीचे से जाएगा ना तो एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सही है। तो चलो इसे इरेज कर देता हूँ, पूरा डेरिवेशन फिर से ही देखते हैं हम। तो चलो ये पूरा कर लिया। और अभी देखो सबसे पहले रिलेशन। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या बोलना है? अभी वी नो, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वी नो, वी हैव लिखेंगे, पहले वी नो लिखा तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी लिखना पड़ेगा भाई। मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या आ जाएगा, इन केजी आ जाएगा। सही है, तो ये हो गया। अभी इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू N2 अपॉन W1 इन केजी, W1 इन केजी। सही है, ये हो गया ऐसा। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या देंगे हम इसे, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मतलब W1 W2 M1 M2 ये सब जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कौन सा कब आएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखेगा हम प्रिपेयर अ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, प्रिपेयर अ सोल्यूशन, प्रिपेयर अ सोल्यूशन, एक मिनट, बाय डिसॉल्विंग, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, ये इरेज कर लेता हूँ। प्रिपेयर अ सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, W2 ग्राम, देखो ग्राम है, हमें फॉर्मूले में केजी में होना, ये ध्यान में रखना। W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हमने मास का देखा। अभी मोलर मास, लेट M1 एंड M2 बी देयर मोलर मासेस। तो यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे हम यहाँ, लेट M1 एंड M2, क्या हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम दे रहा है गाइज, एक मिनट। हाँ हो गया वापस। तो लेट M1 एंड M2 बी देयर मोलर मासेस, और अब और एक चीज बोलना पड़ेगा, लेट x1 एंड x2 बी देयर मोल फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, लेट x1 एंड x2 बी देयर मोल फ्रैक्शन, देखो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ लेट M1 एंड M2 बी देयर मोलर मासेस लिखा ना, तो उसी तरह लेट x1 एंड x2 बी देयर मोलर, x2 एंड x1 नहीं लिखना, क्योंकि x1 का मतलब मोलर मास ऑफ, x1 का मतलब होता है अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और M1 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एक जगह आने चाहिए, सॉल्यूट एक जगह आनी चाहिए। तो इसीलिए ये चीज़ है ना, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सही है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी मतलब आगे की स्लाइड पे, ये स्लाइड तो कंप्लीट हो चुकी है, डेरिवेशन पूरा कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही लिखिए। सही है ना, उसके बाद ही लिखना है आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ परफेक्ट, एक मिनट। हाँ तो देखो ये हो गया, मोल फ्रैक्शन का लिख लिया। अभी हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, तो वी हैव, क्या लिखेंगे हम यहाँ, वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। W2 क्या आ जाएगा यहाँ, W2, एक मिनट गाइस, क्या हो रहा है सिस्टम में, कुछ समझ नहीं रहा, कभी एक पेन काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो देखो इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। सही है, ये हो गया। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम फाइनली, दूसरे पेन से लिखता हूँ, N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। सही है, आपको नीचे लिखना है, मेरे पास इतने सफिशिएंट जगह नहीं है इसलिए मैं एरो कर करके आगे लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है। सही है ना, पेपर में भी उसी तरह नीचे लिखना है, ऐसा नहीं लिखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक योर पेपर, तो इसीलिए नीचे लिखो। पेपर बहुत मिलते हैं बोर्ड्स में, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप पैसे भरते हो उसके लिए, 500-600 रुपये भरना पड़ता है आपको पेपर के पहले, उस पेपर की फ़ीस रहती है वो, तो इसीलिए
बेझिझक होके ज़्यादा पेपर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, नीचे नीचे लिखिए, अच्छा लिखिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स रहते हैं, ध्यान देना, सही है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अभी देखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल्स टू W1/1000, W1/1000, ये हो गया। अभी पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1 लिखेंगे ना हम, क्या लिखेंगे, पुट अबव वैल्यूज, क्या लिखेंगे यहाँ, पुट अबव वैल्यूज, यार फिर से पेन गायब, गाइस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। हाँ परफेक्ट, आ चुका है। फिर से पेन थोड़ा ना क्या हो रहा है ना, सेल भी नए डाले हैं मैंने, लेकिन फिर भी पेन जो है ये यूज़ नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, देख लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखते हैं, पुट अबव वैल्यू, पुट अबव वैल्यू वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1, सही है। तो कैसे क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1 नहीं रे, इक्वेशन नंबर 2 में डालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मोलैलिटी का है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तभी काम आएगा ना। पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा 2 इक्वेशन, m इक्वल्स टू W2/m2, ये तो n की वैल्यू आ गई, सही है ना, n की वैल्यू W2/m2। अभी ये जो 1000 है नीचे का, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 1000/W1, सही है। ये क्या हो गया, स्मॉल m की वैल्यू हो गई। इसे इक्वेशन 3 देते हैं और फिर से एक सेंटेंस लिखते हैं, या पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, सही है, एकदम परफेक्ट। अभी देखो क्या आ जाएगा फिर, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, तो वो देखो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा टीबी केबी इंटू एम की जो ऊपर की वैल्यू है वो एज इट इज लिख दीजिए, जो कि है W2/1000/M2/W1, M2/W1, सही है। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2/1000/M2/W1, ये हो गया आपका मोलर मास। नहीं रे, मोलर मास कहाँ हुआ, एक स्टेप और बाकी है ना मेरे भाई, कैसे क्या कर रहे हो आप, देखो एक स्टेप यहाँ आपको नीचे लिखना है, बात तो सही है ना। M2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू केबी इंटू W2/1000/डेल्टा इंटू W1, सही है, एकदम परफेक्ट। ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सही है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया। तो ये पूरा डेरिवेशन है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, देखिए क्या आ जाएगा। अरे क्या हो रहा है फिर से, हाँ नहीं, तो देखो डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो देखो सबसे पहले कुछ भी डिराइव करना है हमें, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन लगेगा। तो रिलेशन किस बेसिस पे लिया हमने, रिलेशन जो पिछला हमने एक्सप्लेन किया था, रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें देखो क्या था, डेल्टा टीबी था इक्वल्स टू केबी इंटू एम, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अब केबी तो कांस्टेंट है, सब वैल्यू एम में रहेगी, एम का अलग फॉर्मूला है। हमने दोनों फॉर्मूले देखे, मोलैलिटी का भी देख लिया, मोलैरिटी का भी देख लिया। तो मोलैलिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमें सोल्यूट सॉल्वेंट के मासेस तो नहीं पता थे, तो हमने अज्यूम किया, लेट अस प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बाय डिसॉल्विंग बोल सकते हो आप, मिक्सिंग बोल सकते हो, वो तो इंग्लिश का वापर है, इंग्लिश के अलग अलग तरीके से यूज है वो आप कर सकते हो सेंटेंस फॉर्मेशन। सरलता से बोल सकते हैं, प्रिपेयर अ सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग और बाय मिक्सिंग W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा गलती नहीं करना कि सर मैं तो सर वो वैसे भी मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, तो W1 केजी W2 केजी ले लेता हूँ ना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि देखो जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो ना, तो मास जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हो, तो सोल्यूट निकालो या सॉल्वेंट निकालो, जब नंबर ऑफ मोल्स ही निकालते हो तो आपको जो मास रहता है वो ग्राम में होना चाहिए। तो वो ज़्यादा
डिफिकल्ट करने से अच्छा है लेना है प्रिपेयर सोल्यूशन बाय मिक्सिंग W टू ग्राम ही लेना हमेशा, W टू ग्राम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेट M1 एंड M2 बी देयर मोलर मासेस, लेट X1 एंड X2 बी देयर मोल फ्रैक्शन। इतना कुछ हमें, ये तो बेसिक है। ये तो अगले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशन है ना, उसमें भी ये सेम आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है इसका। ये हो गया। फिर हमने फॉर्मूला तो देख लिया था मोलालिटी का, तो वो था N2/W1 इन kg। तो N2 निकालेंगे। N2 कैसे? N2 मतलब W2/M2, पढ़ा है ना गाइस, 11th के फर्स्ट चैप्टर में है। और पिछले कुछ लेक्चर में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेशंस बताए थे, तब भी आपको फॉर्मूला लिख के दिया था। देखो ये आ गया। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg क्या है? W1/100, क्योंकि W1 ग्राम था ना हमारे पास, या kg लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। W1 ग्राम था हमारे पास, तो ग्राम को अगर kg में कन्वर्ट करना रहा तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। फिजिक्स के ट्यूटर ने आपको पढ़ाया होगा, मेजर्स एंड कन्वर्जन पढ़ाया नहीं, मैं वीडियो लाऊँ आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर, फिजिक्स के कुछ बेसिक्स, लॉगरिथम, लॉग टेबल एंड द कन्वर्जन फैक्टर्स, उसके आप वीडियोस ला सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बहुत सिस्टमेटिक और बहुत सरलता से एक लेक्चर पूरा बनाऊंगा उसके बेसिस पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वरना अगर आपको आता है तो बना के तो ज़ाया जाएगा ना वो, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो ज़रूर बताइए। तो देखो सॉल्वेंट का भी मास निकाल लिया। अभी मोलालिटी का फॉर्मूला तो पता था हमें, N2/W1 इन kg, तो N2 था W2/M2, और देखो इंटू W1/1000 लिखा। मैथमेटिक्स का कमाल है ये, आपको आना चाहिए, 12th में हो आप, इतना तो समझना चाहिए। फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको बताते बताते। तो देखो अभी M2 की वैल्यू आ गई, तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा TB KB इक्वल्स टू W2 × 1000/M2 × W1। ये क्या हो गया? ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के टर्म्स में हो गया। ये जो है ना, रुको पेन चेंज करके बताता हूँ। ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के टर्म्स में हुआ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो हमें क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इतना छोड़ के आओगे ना आप तो करेक्ट रहेगा, बात वैसी नहीं है, करेक्ट तो रहेगा लेकिन हाफ मार्क जाएगा। आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते जो चेक करने वाला है कि कैसे क्या हाफ मार्क कट। अरे भाई मोलर मास पूछा है तो आपने एक स्टेप क्यों कम लिखी? मोलर मास तो ये है ना, तो आपने एक स्टेप कम लिखी, उसमें हमारा गलती है कि आपका गलती है? क्वेश्चन तो सही सही पढ़ो, वो उल्टा आपको ही ना गालियाँ दे देंगे। तो इसीलिए M2 के तरफ क्वेश्चन भी बहुत सरलता से पढ़ना है और M2 की वैल्यू निकाल लेनी है, सही है। अभी चलो बढ़ते आगे। अभी देखो एक्सप्लेन विद डायग्राम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसा क्या रहता है। एक बात समझ लो, वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कब रहेगा? जब टेम्परेचर रहेगा। देखो वेपर्स कब बनेंगे? पानी उबाल रहे हो आप तो वेपर्स बनेंगे कब? व्हेन यू प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर प्रोवाइड ही नहीं किया आपने तो वेपर्स भी नहीं बनेंगे, और वेपर्स नहीं बने तो बॉइलिंग भी नहीं होगा वाटर का। समझ रहे हो? पानी अगर पानी को आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो पहले वेपर्स बनेंगे, फिर बॉइलिंग स्टार्ट होगा ना वाटर का। तो अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो दोनों भी प्रोसेस नहीं होगी ना। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब फिजिकली तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान में रखना आपने, सही है। तो देखो अभी डायग्राम क्या है, हम कोई ज़्यादा थियोरी नहीं बताएंगे टेक्स्ट बुक में कि पूरा माथा गर्म कर देगा वो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीधा सीधा डायग्राम क्या बोलती है, पिक्टोरियल मेमोरी क्या बोलती है इसकी, वो हम पढ़ेंगे, सही है। देखो टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। ये तो सर डायग्राम हो गया ना, इधर वेपर प्रेशर इधर टेम्परेचर, बात तो सही है। देखो बढ़ते जा रहा है यहाँ आया, ये भी बढ़ते जा रहा है यहाँ आया। मतलब कुछ बात समझ रहे हो आप? कुछ बात समझ रहे हो? मैं तो इधर एक सेंटेंस लिखता हूँ,
किन किन को समझा कमेंट में बताइए, डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। देखो पॉज कीजिए वीडियो, यही मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ, इसके बाद पॉज कीजिए वीडियो और क्या आपका माइंडसेट है वो मुझे ज़रूर बताइए। ये देखो वेपर प्रेशर, क्या आपको पता है मैं वेपर प्रेशर पूरा सेंटेंस तो नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, फिर भी मैं भी लिख देता हूँ, कोई नहीं। अगर गुरु ही ऐसा करेगा तो बच्चे क्या करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ वेपर प्रेशर। एक मिनट गाइस, पेन फिर से गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच बीच में क्योंकि पेन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो कोई नहीं। अरे यार, तो गाइस ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करता हूँ। ये जो डायग्राम है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तो क्योंकि थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम दे रही है इसीलिए अगले लेक्चर में नहीं ओके हो गया। अभी देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या बोल रहा मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मस्त, इसका मतलब क्या है देखो ना, डायग्राम में दिख रहा है जब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब वेपर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखो ना विद द डायग्राम बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, जैसा जैसा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसा वैसा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसा जैसा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कम होगा वैसा वैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग, वैसा वैसा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा जाता बोर्ड्स में, सीईटी में पूछे गए, एंट्रेंस में पूछे गए, तो वो तो उस क्वेश्चंस के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, वो हम उस बैच में बहुत सरलता से देखेंगे। तो चलो अभी अगला जो है टॉपिक जो कि है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्योंकि सिस्टम थोड़ी थोड़ी क्रैश हो रही थी बीच बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप भी, क्योंकि बहुत एडवांस तो नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं आपको फ्री में ही पढ़ाएंगे, कोई उसकी बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम अपग्रेड करने ही वाले हैं, अभी 10-15 दिन लगेंगे उसके लिए, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, कोई नहीं। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, थोड़ा सिस्टम पे भी वर्क करता हूँ अभी मैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है आपको। और जो आज के लेक्चर में पढ़ा है उसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसे रीड कीजिए चैप्टर ख़त्म होने तक। अभी कोई लेक्चर्स के बीच में मतलब ज़्यादा डिले नहीं होगा, रेगुलरली लेक्चर्स आएंगे। सॉरी फॉर डिले एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो चलो मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।